हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स। जो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस बार राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर का कवरेज है 4 नंबर। 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में, 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। बच्चों, आज पूरे लेक्चर में जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे टॉपिक भी अब तक पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप लोगों को वो कंटिन्यू करना चाहिए या फिर केवल एनसीईआरटी से कंसर्न टॉपिक ही पढ़ें। इसका रिकमेंडेशन मैं देने वाला हूं इस वीडियो के आखिर में, क्लास के आखिरी में, ताकि आप लोग समझ पाएं कौन कौन से टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करें क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। अ सिचुएशन विच स्टेट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपए हैं। आज 100 रुपए में मैं किताबें भी खरीदना चाहता हूं, घूमना भी चाहता हूं और कुछ खाना पीना भी चाहता हूं। तो यहां पर मेरी सारी पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। तो इस तरह की कंडीशन ही कहलाती है इकोनॉमी। या फिर और वी कैन से इट इज अ फ्रेमवर्क। ये ऐसा फ्रेमवर्क है इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन टुक प्लेस। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो कंसीडर की जाती हैं। अगला डिफाइन दी फॉलोइंग। मैंने बहुत सारी डेफिनेशन कवर की है। सबसे पहली डेफिनेशन है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। वाइल कस्टमर मीन्स अ पर्सन हु परचेजेज गुड्स और सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉट फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, आज मिस्टर ए ने बिस्किट का पैकेट परचेज किया अपने बेटे मिस्टर बी के लिए। आज मिस्टर ए ने बिस्किट का पैकेट परचेज किया अपने बेटे बी के लिए, तो मिस्टर ए यहां पर होगा कस्टमर, क्योंकि उन्होंने जो भी बिस्किट परचेज किया है वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, ना कि फर्दर रीसेल करने के लिए। और जो मिस्टर बी उनके बेटे हैं वो माने जाएंगे कंज्यूमर, क्योंकि वो उस गुड्स को करेंगे कंज्यूम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगला कहता है कंजम्पशन। तो कंज्यूमर जो भी गुड्स और सर्विसेज करता है, कंज्यूम, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजम्पशन। अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन इज नोन एज कंजम्पशन प्रोसेस। नंबर नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मींस अ पर्सन और फर्म, एक व्यक्ति या फिर फर्म जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है इनकम को जनरेट करने के लिए। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। सेविंग दैट पार्ट ऑफ इनकम विच रिमेन्स अनयूटिलाइज। इनकम का वह पार्ट जो खर्च नहीं किया गया। अगली डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मींस स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर जो एसेट्स प्रोड्यूसर ने खरीदी हैं इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो माना जाएगा प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट। अगली डेफिनेशन है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस आइदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर जो भी माल बना रहे हैं, माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 फेज हैं। सबसे पहला, प्रोड्यूसर ने जो गुड्स और सर्विसेज बनाया, प्रोड्यूस किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हाउस होल्ड के बीच में। इसके अलावा प्रोड्यूसर ने जो पैसा कमाया, जो भी इनकम जनरेट की, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट में। तो बच्चों, ये बात थी सारी डेफिनेशंस की। इस चैप्टर में से मैंने डेफिनेशन कवर क्यों की है? क्योंकि बच्चों चैप्टर में से 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वहां पर गारंटी की बात है डेफिनेशन का कोई ना कोई पार्ट आएगा। याद रखना एक बात और, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बच्चों जीडीपी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगली बात करें डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो इकोनॉमी है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, इस तरह की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन रहेगा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मींस हाउ टू डील विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। और बच्चों जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, और जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। याद रखें 1 नंबर में ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड क्या है, वो है ओइकोनोमिया, और इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इट मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट।
ये पीडीएफ मैं आप लोगों का शेयर करने वाला हूं, प्रिंट निकालें और जो इंपॉर्टेंट है इसे अंडरलाइन कर लें या फिर हाईलाइट कर लें। यही बात करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही कि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, अलोंग विद दिस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज भी है पॉसिबल। इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टेट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑल्सो ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर पॉसिबल। बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो बच्चों इकोनॉमी के 3 टाइप हैं। नंबर 1 इज कैपिटलिस्टिक, नंबर 2 इज सोशलिस्टिक और नंबर 3 इज मिक्स्ड। इकोनॉमी के 3 टाइप, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। याद रखें कैपिटलिस्टिक के 2 नाम और हैं, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, जबकि सोशलिस्टिक का नाम सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल्ड। याद रखें कैपिटलिस्टिक के 2 नाम और हैं, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्टिक का नाम सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल्ड। एग्जाम में डेफिनेशन इन दूसरे नामों से भी पूछ सकता है। और जो मिक्स इकोनॉमी है उसका दूसरा नाम है सेमी फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो 4th नेम है वो है फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी। ये बात थी बच्चों इकोनॉमी की टाइप की। अब बात करें इकोनॉमी के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बेसिस पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में दैट इकोनॉमी इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं इन सारे रिसोर्सेज पर ओनरशिप रहेगी, इन्हें मैनेज करेंगे और इन्हें कंट्रोल करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, दैट सेक्टर इन विच गवर्नमेंट हैज नो इंटरफेरेंस। एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर या जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है उसे बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। यदि सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करती है, मैनेज करती है गवर्नमेंट, तो वो कहलाएगी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। यदि सारे रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज पर राइट प्राइवेट का है, कुछ रिसोर्सेज पर राइट गवर्नमेंट का है, वो कहलाएगी बच्चों मिक्स्ड या फिर सेमी फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी। नंबर 2 डिफरेंस इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन किस टाइप का माल बनाएं, किसे बेचें, कितनी क्वांटिटी में बनाएं, कौन सी टेक्निक यूज करें और किसके लिए बनाएं। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस व्हिच आर कंसर्न्ड विद व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, if taken by private sector known as capitalistic economy, if economic decisions are taken by government is known as socialistic economy, if economic decisions are taken by both then it will be considered as mixed economy. नंबर नेक्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन राइट। क्या प्राइस रहेगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्टिक में डिसाइड करेगी सरकार और मिक्स्ड में दोनों ही डिसाइड करेंगे। मोटिव तो हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटल सेक्टर का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर, और जबकि मिक्स इकोनॉमी में मोटिव रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। अगला बात करें कंज्यूमर सोवरेनिटी की। बच्चों कंज्यूमर सोवरेनिटी बोलते हैं प्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। याद रखें मैं जो भी यहां जिन टॉपिक का मेंशन नहीं है मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। जैसे मैंने कंज्यूमर सोवरेनिटी, इकोनॉमिक डिसीजन, इनके बारे में बताया। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये साथ में लिखते चलें। कंज्यूमर सोवरेनिटी इसका मतलब होता है प्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, प्रोडक्शन एज पर डिमांड ऑफ कंज्यूमर, प्रोडक्शन एज पर डिमांड ऑफ कंज्यूमर। जब भी कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में तो उस इकोनॉमी को बोलेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जबकि कंज्यूमर सोवरेनिटी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इकोनॉमी वेलफेयर, इकोनॉमी सेफ्टी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, तो यहां पर कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं होगी। जबकि मिक्स इकोनॉमी में एग्जिस्ट होगी भी या नहीं भी होगी। जहां पर गवर्नमेंट का राइट है वहां पर कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस सेक्टर में प्राइवेट का राइट रहेगा वहां पर एग्जिस्ट करेगी, मतलब एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जबकि सोशलिस्टिक में रहेगा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मैक्सिमम, क्योंकि गवर्नमेंट खुद माल बना रही है, खुद ही बेच रही है, गवर्नमेंट खुद ही सारे डिसीजन ले रही है, तो यहां पर सारा जो इंटरफेरेंस रहेगा गवर्नमेंट का वो रहेगा मैक्सिमम। और
मिक्स इकोनॉमी में जिस जगह गवर्नमेंट का राइट है वहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा 100%, जिस जगह प्राइवेट सेक्टर का राइट है वहां गवर्नमेंट का रोल केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए रहेगा। ये बात थी बच्चों कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच में। अगली बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, तो 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम अलग है, माइक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम अलग है। तो माइक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड नंबर थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो में जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका कहना है किस गुड्स को प्रोड्यूस करें, किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में करें। दिस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स विच टाइप ऑफ गुड्स एंड इन विच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड, किस माल को बनाएं और कितनी क्वांटिटी बनाएं, वेदर इट शुड बी कंज्यूमर और कैपिटल गुड। गुड्स बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक ऐसा गुड जो कस्टमर यूज करता है और एक दूसरा ऐसा जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, और ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। और कैपिटल गुड एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर गुड्स का, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, किस तरह के माल को बनाएं, कंज्यूमर बनाएं या फिर कैपिटल बनाएं। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर गुड्स मतलब दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, while capital goods are those goods which are used by the producers in further manufacturing, जैसे machines। कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल कोई भी जैसे ब्रेड, बटर, और कैपिटल गुड का मशीन्स, या फिर कंज्यूमर जितनी मशीन्स यूज कर रहे हैं वो आएंगी कंज्यूमर गुड्स में। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कि हम किस टाइप के गुड को बनाएं, कंज्यूमर कंटेक्स्ट में बनाएं या फिर प्रोड्यूसर कंटेक्स्ट में बनाएं। दूसरा कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, अब प्रोडक्शन करें तो किस टेक्निक से करें। हाउ टू प्रोड्यूस में बच्चों हमेशा ये सेंट्रल प्रॉब्लम कंसर्न है टेक्निक से। गुड्स को बनाने की 2 ही टेक्निक है, लेबर की हेल्प से लेबर इंटेंसिव, मशीन की हेल्प से मशीन इंटेंसिव। तो दिस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स विच टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड, वेदर टेक्निक शुड बी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव एक ऐसी टेक्निक जहां पर लेबर की हेल्प से माल बनेगा, गुड्स मैन्युफैक्चर होगा, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब दैट टेक्निक इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है हम लेबर की हेल्प से बनाएं माल कि मशीन की हेल्प से। सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो टेक्निक सस्ती होगी हम उस टेक्निक का चुनाव करेंगे, उस टेक्निक को चूज करेंगे। नंबर थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो एक ऐसी सेंट्रल प्रॉब्लम जहां पर प्रोड्यूसर को यह डिसाइड करना है कि माल बनाएं किसके लिए। तो बच्चों ये सेंट्रल प्रॉब्लम कहती है माल को 2 फंक्शंस की वजह से बनाएं, गुड्स मैन्युफैक्चर करें ऑन द बेसिस ऑफ 2 फंक्शंस। नंबर 1 इज पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द पीपल। प्रोड्यूसर्स ने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो एंगेज किए हैं, जो जमीन किराए पे लिए, उसका किराया पेड करने के लिए माल बनाओ। अगर इनकेस प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो फिर रेंट कहां से पेड करेगा। जो लेबर काम कर रही है उस लेबर की वेजेस कैसे पेड होगी, जो बैंक से लोन लिया है उस लोन पे इंटरेस्ट कैसे पेड होगी। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट, लैंड का पेमेंट, रेंट, वेजेस, लेबर का पेमेंट और इंटरेस्ट पेड करेंगे कैपिटल या फिर बोरोड कैपिटल पे, और एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट के लिए माल बनाया जाए, प्रोडक्शन करें। इसके साथ साथ बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव को अचीव करने के लिए माल बनाया जाए। और जो बिजनेस का सेकेंडरी मोटिव है सोशल वेलफेयर, उस सोशल वेलफेयर को कंप्लीट करने के लिए गुड्स बनाएं। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन सोसाइटी, रिच एंड पुअर, हाई इनकम वाले और लो इनकम वाले। सो फॉर द अटेनमेंट ऑफ फर्स्ट मोटिव द बिजनेस गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिच पीपल, एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेकेंडरी मोटिव इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर पीपल। ये बात थी बच्चों 3 सेंट्रल प्रॉब्लम की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर किस टाइप का गुड बनाएं, कंज्यूमर बनाएं या फिर कैपिटल बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाएं, मशीन इंटेंसिव टेक्निक से या फिर लेबर इंटेंसिव से। और फॉर whom टू प्रोड्यूस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट के लिए बनाएं। और अपने बिजनेस का जो मोटिव है नंबर 1 इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर 2 इज सोशल वेलफेयर, उसे अटेन करने के लिए बनाएं। अगला जो टॉपिक है डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स के कितने टाइप हैं। इकोनॉमिक्स 2 टाइप की है, नंबर 1 इज माइक्रो, नंबर 2 इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जहां पर सारे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं, वो भी एक छोटे स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे। दैट इकोनॉमिक्स या फिर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड और कंसर्न्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल। एक ऐसी इकोनॉमिक्स जहां पर सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट एन एग्रीगेट लेवल। और वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इन विच ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर डेल्ट एट एन एग्रीगेट लेवल। एक ऐसी इकोनॉमिक्स जहां पर इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स को बड़े स्तर पे सॉल्व किया जाएगा, सारी प्रॉब्लम से डील करेंगे बड़े स्तर पे। ये बात थी बच्चों माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन की। अब बात करें माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से। तो पहला डिफरेंस है बेसिस ऑफ द स्टडी। यहां पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का छोटे स्तर पे, और मैक्रो के अंदर स्टडी करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बड़े स्तर पे। इकोनॉमिक वेरिएबल, तो यहां पर हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई। जबकि मैक्रो के अंदर कंसीडर करेंगे पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई। वेरिएबल बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी को। नंबर थर्ड, इकोनॉमिक एजेंट, दोज पर्संस और इंस्टीट्यूशंस व्हिच यूजेस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल customers, individual suppliers are considered as economic agent, while in the macroeconomics, SEBI, Security Exchange Board of India, Reserve Bank of India, TRAI are considered as economic agent। और यहां पर माइक्रो के अंदर इकोनॉमिक एजेंट का मेन मोटिव है सेल्फ सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि मैक्रो के अंदर इकोनॉमिक एजेंट्स का मोटिव है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम या फिर सोशल वेलफेयर। अगली बात करें बच्चों डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो हम माइक्रो के अंदर जो भी डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पढ़ते हैं वो लिमिटेड फॉर्म में रहता है, जबकि मैक्रो के अंदर जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहेगा वो रहेगा हाई या फिर बड़े फॉर्म में या एग्रीगेट फॉर्म में। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेट मींस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच कंसर्न्ड विद चेंजेस ओवर टाइम इन द वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में कितना चेंज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड वो हम कलेक्ट करेंगे छोटे स्तर पे। जबकि यहां पर इकोनॉमी की जीडीपी में कितना चेंज आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना चेंज आया है, तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बड़े स्तर पे। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहां लिमिटेड है, वहां पर हाई डिग्री है। अगला बात करें बच्चों मेथड ऑफ स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसे अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया है, इसलिए बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। जबकि मैक्रो के अंदर हम एक ही जगह पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जहां पर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट किया जाएगा डिसाइड। इसीलिए यहां बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ये बात थी बच्चों माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस के बारे में। अगला क्वेश्चन बात करें, 9th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप या फिर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बच्चों इकोनॉमिक्स का नेचर है साइंस, आर्ट्स और मैथ्स। यहां हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है। तो बच्चों इकोनॉमिक्स साइंस इसीलिए है क्योंकि साइंस के जितने भी लॉज हैं उनका एप्लीकेबिलिटी हर जगह है। बच्चों साइंस के जो भी लॉ हैं उन सभी लॉ का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है। ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स के लॉ हैं जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इनका भी एप्लीकेबिलिटी यूनिफॉर्म है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है यदि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। हिंदुस्तान में सेम यही लॉ अप्लाई होगा, अमेरिका में यही लॉ अप्लाई होगा। मतलब जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी है वो हर जगह सेम है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा गया है। अब बात करें साइंस के बेसिस पर इकोनॉमिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप में, तो 2 टाइप में, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट के बेसिस पर। यहां पर जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करते हैं, उन सभी इकोनॉमिक इश्यूज को फैक्ट एंड फिगर के फॉर्म में इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हम कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इनका कोई भी वैल्यू जजमेंट पॉसिबल नहीं है। जबकि नॉर्मेटिव के अंदर जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आउट टू बी, जो हम कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते, विच इज कंसर्न विद फ्यूचर। एंड यहां पर वैल्यू जजमेंट है पॉसिबल क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होगी। दैट्स व्हाई वैल्यू जजमेंट इज पॉसिबल अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये बात थी बच्चों पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस के बारे में।
व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? तो बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं और इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। एग्जाम में दिया है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व मतलब पीपीसी की डेफिनेशन ही लिखनी है। तो पीपीसी की डेफिनेशन क्या है बच्चों? पीपीसी की डेफिनेशन लिखी हुई है इसके वर्ड में ही, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 3 वर्ड्स हैं। तो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बताता है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज, और यहां पर एंटिटी केवल 2 ही गुड्स, प्रोड्यूसर केवल 2 ही गुड्स बना सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज को 2 गुड्स में ही लगा पाएगा, और 2 गुड्स में से यदि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर 2 गुड्स एक्स और वाई ये बना सकता है, तो यदि पहले वो सारे रिसोर्सेज वाई में लगाए तो कितने यूनिट बनाए? पहला कॉम्बिनेशन। फिर कुछ रिसोर्सेज एक्स में लगाए, कुछ वाई में लगाए, दूसरा कॉम्बिनेशन। कुछ और रिसोर्सेज एक्स में लगाए, रिमेनिंग वाई में लगाए, तीसरा कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, इन सभी कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना ही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that can be produced with the given resources and technology। मजेदार बात यहां पे ये कि इसकी जो डेफिनेशन है सेम इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से फिर कंपेयर करना बहुत आसान रहेगा। दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, याद रखें, इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि आप इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझना भी बहुत जरूरी है। वापस डेफिनेशन, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पीपीसी के असम्पशंस कौन कौन सी हैं? तो पहली असम्पशन रिसोर्सेज कांस्टेंट है, रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं करेंगे। 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट अ टाइम, एक बार में केवल 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रोड्यूसर चाहता है मैं गुड जेड भी प्रोड्यूस करूं, तो ये संभव नहीं। और नंबर 3, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। रिसोर्सेज दोनों गुड की सेम यूनिट बनाने में कैपेबल नहीं है। हो सकता है यदि मैं सारे रिसोर्स पहले लगाऊं वाई पे तो इसकी यूनिट बन जाए सपोज 10, और यदि सारे रिसोर्स लगाऊं अब एक्स पे तो एक्स की बने केवल 4 ही। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि रिसोर्सेज दोनों गुड की सेम यूनिट बनाने में एफिशिएंट नहीं है। ये बात थी बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन और इसकी असम्पशंस की। पीपीसी के अदर नाम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। अगला बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी? तो बच्चों टेबुलर प्रेजेंटेशन में यहां हमने लिए 5-6 कॉम्बिनेशन। 2 तरह के आइटम है, कॉर्न और कॉटन। सबसे पहले प्रोड्यूसर अपने सारे रिसोर्स लगाता है, एग्जांपल के लिए कॉर्न में यदि सारे रिसोर्स कॉर्न में लगाएगा तो कॉर्न की उसे 15 यूनिट्स मिलेंगी अगर कॉर्न में लगाना चाहे तो। कॉटन की मिलेंगी 0। इन केस यदि वो सारे रिसोर्स लगाता है कॉटन में तो कॉटन की हाईएस्ट मिलेंगी 5 और कॉर्न की मिलेंगी 0। अगर सारे रिसोर्स एक ही गुड में लगाता है तो। लेकिन यदि प्रोड्यूसर कुछ रिसोर्सेज चाहता है मैं कॉर्न में शिफ्ट करूं, कॉर्न से कॉटन में शिफ्ट करूं, तो कॉटन की प्रोड्यूसर ने 1 यूनिट बनाई, कॉर्न की सैक्रिफाइस की 1। यदि प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन ए के स्थान पे ऑन द प्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन ए प्रोड्यूसर चाहता है कॉम्बिनेशन बी को प्रोड्यूस करना, तो कुछ रिसोर्सेज वो कॉर्न से शिफ्ट करेगा कॉटन की तरफ, तो कॉर्न का प्रोडक्शन होगा कम, कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज होना लगेगा। फिर ऐसे ही यदि चाहेगा वो और रिसोर्सेज थोड़े सैक्रिफाइस करूं एडिशनल 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो अब उसे थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने होंगे, ज्यादा रिसोर्स सैक्रिफाइस होगा तो कॉर्न का जो प्रोडक्शन वो ज्यादा रेट से गिरने लगेगा। इस तरह से ही प्रोड्यूसर अपने आखिरी कॉम्बिनेशन पे आ गया। यहां देखोगे तो यदि मैं फर्दर कॉम्बिनेशन शिफ्ट करता चलूं तो हर बार जो सैक्रिफाइस करने की रेट है वो रेट इंक्रीज होती जा रही है। और बच्चों जो रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने की रेट है एक गुड से दूसरे गुड में, इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
लेकिन ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वहां गिवन है केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमें इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंटेक्स्ट में आ सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर मैंने एमआरटी की वैल्यू निकाली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू निकाली है कि प्रोड्यूसर कितने यूनिट सेक्रीफाइस करेगा एडिशनल 1 यूनिट के लिए। पहले उसने सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट एडिशनल 1 के लिए, फिर 2 एडिशनल 1 के लिए, फिर 3। इस तरह से जो सेक्रीफाइस करने की रेट है वो बार बार बढ़ती जा रही है, और सेक्रीफाइस करने की रेट बढ़ रही है हर बार। इसी वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ है वो रहता है कॉनकेव, इस तरह से। सेक्रीफाइस करने की रेट इंक्रीजिंग है, इसी वजह से पीपीसी का जो ग्राफ है वो रहेगा कॉनकेव। ये मेरे 6 कॉम्बिनेशन। एक्स एक्सिस पे सबसे पहले जो मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगा कॉर्न, वो वाला, और वाई एक्सिस पे जो मैं बाद में इंक्रीज कर रहा हूं जिसका प्रोडक्शन कॉटन। तो प्रोड्यूसर यदि अपने सारे रिसोर्स कॉम्बिनेशन ए पे लगाता है तो वहां पर उसे मैक्सिमम यूनिट मिलेंगी कॉर्न की और 0 यूनिट मिलेंगी कॉटन की। यदि कॉम्बिनेशन बी, सी, डी और ई यहां पर अपने रिसोर्सेज लगाता है किसी एक कॉम्बिनेशन पे तो वहां पर दोनों गुड्स की कुछ ना कुछ यूनिट्स मिलेंगी। यदि सारे रिसोर्स लगाएगा कॉम्बिनेशन एफ पे तो वहां पर मैक्सिमम यूनिट मिलेंगी कॉटन की, कॉर्न की मिलेगी 0। एग्जाम में यदि ग्राफ बनाना है, यहां से पॉसिबिलिटी बहुत कम है ग्राफ की। इनकेस ग्राफ आएगा तो 2 नंबर में ही आएगा और वहां पे केवल और केवल फिर ग्राफ ही पूछा जाएगा। तो ग्राफ में कभी यदि एग्जाम में ग्राफ आता है तो कभी भी वैल्यू प्लॉट नहीं करें। आप इस जगह वैल्यू प्लॉट करके ग्राफ कभी नहीं बनाएं। इनकेस आपको वैल्यू प्लॉट करनी है तो ईच कॉम्बिनेशंस पर ही वैल्यू प्लॉट करें। एक्स एक्सिस पर लिखें कौन सा वेरिएबल है, जैसे मेरे में कॉर्न है, और वाई एक्सिस पे कौन सा मेरा गुड है वो कॉटन है। ये बात थी बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टेबल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ। अगली बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट का मतलब क्या है बच्चों, ये पीपीएस ये हमें गिवन है एनसीईआरटी, ये हमें गिवन है एनसीईआरटी में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है क्या, प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन वो प्रोड्यूस कर सकता है वो सारे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ऑल दोज कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी प्लॉटेड, all those combinations which can be plotted on production possibility curve are known as production possibility set। ये सारे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट माने जाएंगे और इन सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट से जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा उसे बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बात याद रखनी है, इन 5 कॉम्बिनेशन में से प्रोड्यूसर केवल एक ही कॉम्बिनेशन अचीव कर सकता है, एक ही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्स लगाने होंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ऑल दोस कॉम्बिनेशंस प्लॉटेड ऑन द पीपीसी आर नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अगला कहता है व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी है उसमें मुझे एमआरटी गिवन नहीं है, वहां मुझे गिवन है स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को यदि एक अपॉर्चुनिटी में लगाता है तो उसे कितना लॉस हुआ दूसरी अपॉर्चुनिटी में, या फिर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे प्रोड्यूसर ने अगर चूज किया कि मैं कॉम्बिनेशन सी का प्रोडक्शन करूंगा जहां पे मुझे 12 यूनिट्स मिलेंगी कॉर्न की और 2 यूनिट्स मिलेंगी कॉटन की, तो प्रोड्यूसर इस कॉम्बिनेशन सी की जगह कॉम्बिनेशन बी अचीव करता तो उसे 14 यूनिट्स मिलती कॉर्न की और 1 यूनिट मिलती कॉटन की। प्रोड्यूसर ने बी वाला चूज नहीं करके चूज किया सी वाला, तो उसने 2 यूनिट कॉटन का सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट्स कॉर्न का सेक्रीफाइस किया एडिशनल 1 कॉटन की प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर 1 कॉटन की यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 2 यूनिट ऑफ कॉर्न। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर गेन करता है दूसरी अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस करके। जैसे मेरे एग्जांपल में प्रोड्यूसर ने कॉर्न की प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर ने कॉटन की प्रोड्यूस की 2 यूनिट
और कॉर्न की प्रोड्यूस की 12 यूनिट, वो प्रोड्यूस कर सकता था कॉर्न की 14 और कॉटन की 1। तो यहां पर उसने कॉटन की 1 एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कॉर्न की 2 यूनिट का किया सेक्रीफाइस, तो यहां पर 2 यूनिट मानी जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बात थी बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन की, याद रखें अपने में एमआरटी की डेफिनेशन नहीं है। अगला कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इकोनॉमी। तो बच्चों एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर ज्यादा गुड्स और सर्विसेज ट्रेड नहीं होते, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कुछ सिंपल गुड्स ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और वही उन्हीं से व्यापार किया जाता है, या फिर ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल एसेंशियल आइटम में ही डील करते हैं। अलॉन्ग विद दिस पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक इंडिविजुअल का जो पार्टिसिपेशन है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में वो एग्जिस्ट करता है। और बार्टर सिस्टम इस इकोनॉमी में मेनली यूज करेंगे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। एट प्रेजेंट जहां मनी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम फॉलो होता था उसे बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी। ये बात थी बच्चों कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 की। अब जो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्ट और रोटेशन वो अपने सिलेबस में नहीं है तो वो लोग आप नहीं पढ़ें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टाइप मार्जिनल और टोटल ये भी मेरे सिलेबस में नहीं है। अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ये भी मेरे सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आप नहीं पढ़ें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा, रोटेट कब होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब में अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए। जहां तक मेरा एस्टिमेशन है आप लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट की डेफिनेशन नहीं की होगी, इनकेस की है तो अच्छी बात है, इनकेस नहीं की है तो आज आप लोगों ने पढ़ ली है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये था ओवरऑल टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में आया हो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे बच्चों अगला टॉपिक जो है कंज्यूमर बिहेवियर उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।